प्रस्ताव को शामिल कर सकता है, जो कि भारत किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। और वो प्रस्ताव ये है कि इंडियन फोर्सेस को फिंगर 2 तक प्री कंडीशन में वापस जाना पड़ेगा और जो चाइना के फोर्सेस है वो फिंगर 6 तक वापस जाएंगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत LAC की क्लेम लाइन फिंगर 8 तक मानता है और वहीं चाइना फिंगर 2 तक। और वर्तमान समय में जो दोनों पक्षों का विवाद है वो फिंगर 4 पर हो रहा है। और बाकी इस मीटिंग से संबंधित जैसे ही कुछ और अपडेट सामने आएंगे हम आपको अगले डिफेंस अपडेट में उसकी जानकारी दे देंगे। और जबकि NDTV के सीनियर एडिटर विष्णु सोम की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ नई सैटेलाइट इमेजेस से इस बात का खुलासा हुआ है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 6 के बीच में चाइना ने अपने करीब 186 स्ट्रक्चर्स को बनाया है, जिनमें हट्स, टेंट्स और शेल्टर्स शामिल हैं। और चाइना ने उस क्षेत्र में भी अपनी पोजीशन को मजबूत कर लिया है जहां पे इंडियन आर्मी कभी पेट्रोलिंग किया करती थी। और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज फोर्सेस ने गलवान घाटी में भारतीय क्षेत्र में करीब 423 मीटर तक घुसपैठ की है। और ये रिपोर्ट 25 जून के सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर बनाई गई है। और वहीं अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जाएं तो गलवान घाटी में जो चाइनीज फोर्सेस की एक बड़ी तैनाती की गई थी वो अब गलवान नदी का फ्लो बढ़ जाने की वजह से अलग अलग हिस्सों में कट गई है। और 25 जून को जो सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं उनसे ये भी मालूम पड़ा है कि गलवान घाटी में एक हिंसक झड़प देखने के बाद इस जगह पर जो चाइना ने अपनी नई सड़क का निर्माण किया था वो अब पानी के बहाव से बह गई है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इस घाटी में जो रिक्लेम एरिया था जिसे चाइनीज ट्रूप्स ने नदी की विड्थ को कम करके आर्टिफिशियली बनाया था वो जगह भी अब पानी से भर गई है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी भी गलवान घाटी से चाइनीज ट्रूप्स के पीछे हटने की कोई भी संकेत नहीं है। और अभी भी यहाँ पे चाइना की साइड कैमोफ्लेज टैंक्स, व्हीकल्स और JCB जैसी मशीन्स दिखाई दे रही हैं। इंडियन एयरफोर्स ने किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए अपनी टैक्टिकल एक्सपर्टीज को इम्प्रूव करने के उद्देश्य के साथ वॉर गेम्स आयोजित किए हैं और एक खास तौर पर कुछ ऐसे सिनेरियोस को भी ध्यान में रख के किए गए हैं जिसकी बदौलत किसी विवाद में इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज एयरफोर्स के ऊपर एक बढ़त मिल सके। और इस दौरान इस बात की भी प्रैक्टिस की गई है कि अगर मान लीजिए चाइना सीमा के पास अपने S-300 और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स को तैनात करता है तो फिर ऐसे केस में इंडियन एयरफोर्स किस तरीके से सफलतापूर्वक एयर ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकती है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना डिफेंस सिस्टम्स को अपने तिब्बत रीजन में ही तैनात करेगा। और जबकि भारत ने भी 20 मई से LAC के पास अपने एयर डिफेंस और रडार सिस्टम्स को तैनात करना शुरू किया है। और सोर्सेज का ये कहना है कि चाइना के S-400, S-300, LY-80 और ऐसे ही अन्य एयर डिफेंस सिस्टम्स के जवाब में इंडियन एयरफोर्स के पास हाई ऑल्टीट्यूड और माउंटेन वर्क्स का एडवांटेज है। और द प्रिंट की तरफ से भी डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सोर्सेज का हवाला देते हुए कहा गया है कि अगर बात आती है प्योर एयर टू एयर कॉम्बैट की तो इसमें लद्दाख सेक्टर में हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में भारत के पास चाइनीज एयरफोर्स की तुलना में ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन जब बात आएगी एयर डिफेंस सिस्टम की तो इसमें चाइना के पास ज्यादा एडवांटेज है। और सोर्सेज का कहना है कि हमारे पास चाइनीज एयरफोर्स की तुलना में जो सबसे बड़ा फायदा है वो है लद्दाख में मौजूद चाइना के सारे बेसिस जो कि LAC से काफी दूर हैं और जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में है, यानी कि यहाँ से वे अपनी फुल कैपेसिटी के साथ ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अन्य एलिमेंट्स हैं जैसे कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो कि एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन है और जो एक्सट्रीम प्रिसिशन कैपेबिलिटी के साथ आती है। और बाकी इसी तरह यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स की स्कैल्प क्रूज मिसाइल या फिर इजराइल की स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। हालांकि दोनों पक्षों की कोशिश तो यही है कि जो ये तनाव है ये जितना शांति से सुलझाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो इसके लिए भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने सारी तैयारी कर रखी है, जिसके तहत 6 T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक्स को भी तैनात किया गया है। और अगर बात आएगी हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी की तो इस मामले में भी चाइना इंडियन एयरफोर्स से आगे नहीं हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडियन एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट में जो C-17 ग्लोबमास्टर, C-130 सुपर हरक्यूलिस और CH-47 चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया है। इसने एयरफोर्स की ट्रूप्स और इक्विपमेंट्स को कैरी करने की एबिलिटी को बढ़ा दिया है। जैसा कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि अगले महीने 27 जुलाई को अंबाला एयरबेस में पहले 4 राफेल फाइटर्स फुली लोडेड कंडीशन में लैंड करेंगे। लेकिन आज कुछ रिलायबल डिफेंस सोर्सेज की तरफ से कंफर्म किया गया है कि अगले महीने 6 नहीं बल्कि 5 राफेल फाइटर्स भारत में लैंड करेंगे। और इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स इन राफेल फाइटर्स को अगले महीने भारत लाएंगे उन्हें फ्रांस के उन पायलट से क्लासिफाइड ब्रीफिंग्स मिली है जिन्होंने इराक और सीरिया में ऑपरेशन जमाल के तहत राफेल फाइटर्स से कॉम्बैट सॉर्टीज करी थी। और इसके अलावा कुछ सोर्सेज की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि इजराइल से जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलने की बात हुई थी वो सिस्टम कुछ और नहीं बल्कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम एक्सटेंडेड रेंज वाला बराक 8 होगा, यानी कि बराक 8 ER। और इसके साथ साथ इजराइल की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल स्पाइक का लॉन्ग रेंज वर्जन यानी कि स्पाइक LR और स्पाइस 2000 बॉम्ब्स के एक और बैच को भी रिसीव किया जाएगा। और इसी बीच अभी हाल ही के कुछ ही महीनों में इंडियन नेवी के न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन प्रोग्राम ने भी एक अच्छी खासी प्रोग्रेस हासिल की है। और इसके अलावा इंडियन आर्मी अपने इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत अपने फुट सोल्जर्स के लिए मल्टीपर्पज सर्वाइवल किट्स को खरीदने की योजना बना रही है। और इन किट्स की खरीद के लिए इंडियन आर्मी एक ओपन टेंडर को जारी करेगी और इस टेंडर में फॉरेन वेंडर्स भी अपनी
बिट सबमिट कर सकते हैं। और जो एक किट है इसमें कुछ महत्वपूर्ण सर्वाइवल कंपोनेंट्स जैसे कि ड्रॉप पॉइंट ब्लेड, वायर कटर, इलेक्ट्रिक वायर स्ट्रिपर, फ्लैट ब्लेड स्क्रू ड्राइवर और कैन ओपनर जैसी चीजें रहेंगी। और ये खरीद केवल यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी ने अपने इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्लान के तहत और भी कई सारे इक्विपमेंट्स को खरीदने की एक बड़ी योजना बनाई है। और साथ ही गलवान घाटी में तैनात ट्रूप्स को एक खास तरह की क्लोथिंग से भी इक्विप्ड करने की योजना है, क्योंकि बर्फ जैसी ठंडी इस गलवान नदी में अब जो पानी का बहाव है वो काफी बढ़ने लग गया है और ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया का खतरा रहता है, तो इसी वजह से उन्हें एक खास तरह की क्लोथिंग दी जाएगी। ये तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा कि भारत सरकार की तरफ से करीब 59 चाइनीज मोबाइल ऐप्स को बैन करने का आदेश जारी किया गया था, जिसमें टिकटॉक जैसी काफी प्रसिद्ध ऐप भी शामिल है। और भारत सरकार का ये फैसला चाइना पर एक वर्चुअल स्ट्राइक की तरह माना जा रहा है। लेकिन आप में से कई के मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि चाइना की इन ऐप्स को बैन करने से आखिर होगा क्या। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के इस फैसले के बाद एम्बेसी ऑफ चाइना की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी, जिसमें उन्होंने भारत से उनके इस भेदभावपूर्ण प्रथा को बदलने, भारत और चीन के इकोनॉमिक और ट्रेड कॉपरेशन को बनाए रखने और साथ ही चाइना के सभी इन्वेस्टमेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एक समान व्यवहार करने का आग्रह किया है। और आपको एम्बेसी ऑफ चाइना की इसी स्टेटमेंट से समझ जाना चाहिए कि इन ऐप्स के बैन हो जाने की वजह से चीन के इकोनॉमिक को कितना बड़ा झटका महसूस हुआ होगा। और आप एम्बेसी ऑफ चाइना की स्टेटमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें केवल आग्रह नहीं किया गया है, बल्कि चीन तो ये तक कह रहा है कि भारत सरकार का ये फैसला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का उल्लंघन करता है। मतलब चाइना का ये कहना है कि भारत को इस तरह की चीजों में फेयर और ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और इस तरह के भेदभाव की बातें वो देश कर रहा है जो अपने वहाँ खुद ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और ऐसे ही बड़े बड़े सोशल मीडिया जाइंट्स को ब्लॉक करके रखता है। आपको ये तो मालूम ही होगा कि चीन में ना तो ट्विटर चलता है, ना फेसबुक, ना यूट्यूब और ना ही ऐसे कुछ और सोशल मीडिया हैंडल्स। वहाँ अगर कुछ चलता है तो वो उनके खुद के प्लेटफॉर्म है। और इसलिए चीन को ये बात तो कहनी पड़ेगी कि चीनी बाबू, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। यानी कि आप करें तो सब ठीक, भारत करे तो सब गलत। और बाकी आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने अपने अमेरिकन काउंटर पार्ट के साथ सीमा पर चीन के साथ चल रहे तनाव को लेकर भी बातचीत की है। कश्मीर में गंदगी को साफ करने का जो अभियान है वो जारी है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक जॉइंट ऑपरेशन में 2 और आतंकियों को ढेर किया गया है और इनसे एक इंसास और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और इस ऑपरेशन को 0 कोलेटरल डैमेज के साथ सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। और जबकि ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि कल रात जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के पारिकियन गली सेक्टर में करीब 6 से 8 लोगों की संदिग्ध गतिविधि को ऑब्जर्व किया गया है। हालांकि हमारे ट्रूप्स ने इन घुसपैठियों को चुनौती देने के लिए फायर भी किया था, लेकिन ये घुसपैठिए अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे हैं और फिलहाल इसकी और डिटेल्स आनी बाकी है। और वहीं दूसरी तरफ सोमवार को जो कराची में एक हमला हुआ था, जिसमें 2 गार्ड्स और एक पुलिसमैन मारे गए थे, उस हमले को लेकर आज मंगलवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पार्लियामेंट में ये कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस हमले के पीछे भारत है। और जबकि भारत ने साफ कर दिया है कि उनका इस असॉल्ट के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। और बाकी इसके अलावा कल 29 जून को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि जो भारत का पहला मैन्ड स्पेस मिशन गगनयान है, उस पर इस चाइनीज वायरस पैंडेमिक का कोई असर नहीं पड़ेगा और वे इस मिशन को सही दिशा में ले जाने के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। और इसी बीच एक मलयालम वेबसाइट केरल कुमुदी ऑनलाइन की तरफ से एक आर्टिकल जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत सैटेलाइट सर्विलेंस के मामले में चाइना से आगे है। अगर बात करें सैटेलाइट्स की संख्या की, तो भले ही चाइना के पास भारत से ज्यादा सैटेलाइट्स होंगी, लेकिन अगर बात आती है केवल सर्विलियंस सैटेलाइट्स की, तो यहाँ पे भारत चाइना से सुपीरियर है। क्योंकि भारत ने जो अपनी दुनिया की सबसे पावरफुल सर्विलियंस सैटेलाइट कार्टोसैट 3 और रीसेट 2B R1 को डिप्लॉय किया है, ये 509 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में पाकिस्तान के साथ साथ चाइना पर भी नजर रखती है। और मार्च के महीने में लद्दाख रीजन में चाइना की प्रेजेंस को इसी सैटेलाइट द्वारा ही स्पॉट किया गया था। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि चाइना द्वारा डी-एस्केलेशन न करने की इच्छा को भी इन्हीं सैटेलाइट्स द्वारा कैप्चर किया गया था। हालांकि भारत के कंपैरिजन में चाइना ने तो 363 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है और जबकि भारत की 118 है। लेकिन अमेरिकन इंट्रूशन के डर से चाइना ने अपने अधिकतर सैटेलाइट्स का फोकस साउथ चाइना सी में ही रखा हुआ है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। बाकी अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।